किसी इंसान की जिंदगी में एक सेकंड क्या मायने रखता है। 24 घंटों में से कोई अगर आपसे एक सेकंड मांग ले तो शायद आप नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही सेकंड हो तो आप क्या करेंगे? क्या हो सकता है उस एक सेकंड में? ये खूबसूरत कहानी आपको उसी एक सेकंड की अहमियत बताएगा। कहानी चीन के गर्म रेगिस्तान से शुरू होती है। यांग ली बिना धूप पसीने की फिक्र किए दौड़ा जा रहा है, मानो कहीं उसे पहुंचने की जल्दी है। फिर भी वहां पहुंचते हुए उसे रात हो गई। वो एक सिनेमा घर के सामने खड़ा है। लगता है देर हो गई है। तो क्या वो किसी सिनेमा को देखने के लिए इतनी जद्दोजहद करके यहाँ तक आया है? एक कोने में खड़ा होकर वो लोगों को बाहर निकलते हुए देख रहा है। फिर देखते देखते सिनेमा घर की बत्ती बुझ गई। 2 लड़के फिल्म के रील के डब्बे एक बस्ते में भरने लगे और कह रहे हैं, अगले गांव के लिए आज रात ही निकलना होगा, चलो तब तक कुछ खा पी लिया जाए। और फिर दोनों अंदर चले गए। यांग ली चुपके से उनकी बात सुनने लगा। तभी सामने उसे पानी का नलका दिखा। वो भूल ही गया था कि उसे कितनी प्यास लगी है। आखिरी बार कब पानी पिया याद नहीं। वो लड़खड़ाते हाथों से नलका खोलकर पानी पीने लगा। अब थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर यहाँ वहाँ देखने के बाद वो आदमी बाहर आया। यांग ली ने उससे कहा, नई रील जो आने वाली थी क्या वो आ चुकी है? उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। यांग ली फिर बोला, अगली बार मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ? आदमी ने फलाना एक गांव का नाम बताया जो उत्तर दिशा की तरफ पड़ता है। इतना कहकर वो अंदर चला गया। अभी थोड़ी देर ही हुई कि एक 15-16 बरस का लड़का बिखरे बाल मैले कुचले कपड़ों में कहीं से आया और उसी मोटरसाइकिल जिस पर वो रील का झोला टंगा है उसके आसपास मंडराने लगा। यांग ली बड़े गौर से उसे देख रहा है और वो लड़का मौका पाते ही उस झोले में से एक रील का डब्बा उठाकर भागने लगा। यांग ली चौंक गया और उसके पीछे भागा। शायद ही थोड़ी दूर गया होगा वो लड़का कि यांग ली ने उसे धर दबोचा और एक थप्पड़ रसीद कर उससे वो रील छीन कर वापस ले आया। मगर जब तक वो वहाँ पहुँचा मोटरसाइकिल वहाँ पर नहीं थी, यानी वो लोग अगले गांव के लिए निकल चुके हैं। यांग ली ने यहाँ वहाँ पूरी जगह छान मारा पर कहीं कोई नहीं दिखा। फिर उसने तय किया कि वो अगले गांव की दिशा उत्तर की तरफ चलेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बीच रास्ते में वही लड़का फिर से मिल गया और इस बार वो अकेला नहीं है, उसके हाथ में चाकू भी है। मगर यांग ली ऐसे छोटे मोटे बदमाशों से नहीं डरता। उसने उसी रील के डब्बे से उसे सर के पीछे दे मारा और वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर तो उसका साथी वहां से भाग खड़ा हुआ। जब लड़के को होश आया तो यांग ली उसके पास ही बैठा है। वो बोला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक लड़की हो, वरना मैं तुम्हें नहीं मारता। उस लड़की का नाम लुई है। यांग ली ने पूछा, वैसे तुम्हें ये रील क्यों चाहिए? वो बोली, बेचने के लिए। एक काम कर सकते हैं, इसे बेचकर आधा आधा पैसा बांट लेते हैं। ये सुनकर यांग ली वहाँ से उठकर अपने रास्ते चल दिया। पीछे पीछे लुई भी हो ली। पूरी रात वो यांग ली के पीछे चलती रही। बीच बीच में यांग ली उसे भगाता भी, पर वो फिर वापस आ जाती। ऐसे चलते चलते पूरी रात बीत गई। लुई ने उससे कहा, मुझे बस तुम 12.5 इंच की रील दे दो, बाकी नहीं चाहिए मुझे। यांग ली ने कहा, क्यों, इतने जरा सी रील से क्या करोगी तुम? मगर कोई जवाब नहीं आया। अब दोपहर होते होते भूख लगाई तो यांग ली अपने बस्ते से एक मूली निकालकर चबाने लगा और एक लुई की तरफ भी फेंका। मूली उठाते वक्त लुई को जमीन पर किसी जानवर की बड़ी सी हड्डी दिखी। वो उसे अपने पीछे छुपाते हुए चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद मौका देखकर लुई ने उसी हड्डी से उसके सर पर दे मारा। जब तक यांग ली को होश आया तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं। उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद पीछे से एक फौजी गाड़ी आती दिखी। वो हाथ दिखाकर उस पर चढ़ गया। अब सफर के दौरान ड्राइवर ने यांग ली से पूछा, तुम इस बंजर में कहाँ भटक रहे हो? ये रेगिस्तान बड़ा निर्दयी है, किसी की जान नहीं बख्शता। वो तो भला हो कि मैं तुम्हें मिल गया। यांग ली बोला, किसी को ढूंढ रहा हूँ। इतना कहते ही उसने देखा ठीक बीच रास्ते में लुई खड़े होकर उसी गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। यांग ली ने झट से गाड़ी रोकने को कहा। जब ड्राइवर ने कहा कि जगह नहीं है, तब यांग ली ने उससे झूठ कहा, वो मेरी बेटी है, पिछले 3 दिन से घर की भागी हुई है, आज जाकर मिली है। ये सुनते ही गाड़ी रोक दी गई। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, यांग ली ने लुई को गर्दन से धर दबोचा और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। फिर सबसे पहले तो उसने वो रील का डब्बा वापस छीना। अब यहाँ ड्राइवर लुई को हिदायत देने लगा, आजकल के बच्चे कुछ बोल दो तो घर छोड़कर चले जाते हैं। ये मत भूलो कि तुम्हारे पास एक ही माता पिता है,
चलो माफी मांगो इनसे। लुई ने गुस्से में यांगली की तरफ देखा, जो होठ के कोने से मुस्कुरा रहा है। लुई भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी एक और कहानी आगे जोड़ दी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मेरा बाप है। मगर मालूम है आपको ये किस तरह का बाप है? इसने मेरी माँ के रहते एक दूसरी औरत रख ली। इस दुख में मेरी माँ बीमार पड़ गई, मगर उनका इलाज कराने के बजाय वो सारा पैसा उस दूसरी औरत पर उड़ाता रहा और मेरी माँ गुजर गई। अब सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई बचा। इन दोनों ने मिलकर हमें घर से भी निकाल दिया। कुछ गहने और पैसे जो माँ हमारे लिए छोड़ गई थी, ये उसके लिए मेरे पीछे आया है, जो कि इस डब्बे में है। यांगली के बगल में दबाए उस रील के डब्बे को दिखाते हुए लुई बोली। यांगली को उसके नाटक पर हंसी आ गई, मगर ड्राइवर को यांगली पे बड़ा गुस्सा आया। वो उसे डब्बा वापस करने को कहने लगा। तभी सामने सड़क पर वही रात में सिनेमा घर के सामने मिला मोटर बाइक वाला दिखा, जिसके झोले में रील के डब्बे थे। यांगली ने तुरंत गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही वो उतरने लगा, लुई ने पीछे से वो डब्बा निकाल लिया। उतरते ही उसे महसूस हुआ कि उसका बस्ता खाली है। वो जब तक पीछे मुड़ता, गाड़ी चल पड़ी थी। गाड़ी के पीछे भागते भागते बगल से वो मोटर बाइक वाला भी तेजी से निकल गया। यानी अब यांगली अकेला पीछे रह गया है, लेकिन वो रुक नहीं सकता। उसका अगला गांव आज पहुंचना जरूरी है। वहां पहुंचते हुए शाम हो गई। एक जगह पे उसे इश्तिहार दिखा कि 8 बजे यहाँ फिल्म दिखाई जाएगी। ये माओ जडाओं की सरकार की तरफ से छोटी छोटी फिल्म है, जिसमें देश भर में हो रहे उनके कामों को गांव गांव घुमाकर दिखाया जाता है। लेकिन यांगली को भला उस पे क्या देखना है? बाहर काफी भीड़ जमा है। लगता है लोग फिल्म देखने के लिए काफी उत्साहित है। तभी अंदर से दिहांग नाम का एक आदमी बाहर आया, जो सिनेमा घरों में फिल्म दिखाता है। मालूम होता है उसके इस काम की वजह से उसके गांव वालों के बीच में बड़ी इज्जत है। वहां से निकलकर वो एक ढाबे के अंदर गया। पीछे पीछे यांगली भी घुसा, जहां उसे लुई एक कोने में बैठी नजर आ गई। वो तपाक से उसके सामने जाकर बैठ गया और उसकी थाली छीनकर खाना खाने लगा। लुई उसे देखकर चौंक गई और वहां से उठकर भागने की कोशिश करने पर यांगली ने चिल्लाकर वहीं बैठे दिहांग को आवाज दी और कहा, इस लड़के ने एक फिल्म की रील चुराई है। दिहांग ने जैसे ही डब्बे को खोला, उसमें से रील बाहर आ गई। वो लुई को तो पहचान किया कि वो इसी गांव की है, पर यांगली को वो पहली बार यहाँ देख रहा है। उसने दोनों से सवाल जवाब करना शुरू किया। ये तुम लोगों के पास कैसे? कोई जवाब न मिलने पर उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। तभी यांगली बोल पड़ा, क्योंकि मुझे वो रील देखनी है, उसमें मेरी भी बेटी है। दिहांग को समझा नहीं। फिर यांगली बोला, मैंने अपनी बेटी को कई सालों से नहीं देखा। फिर मुझे लोगों के खत आए कि नई खबर वाले फिल्म रील में मेरी बेटी की एक झलक है, जो छात्र यूनियन की तरफ से सरकार दल को मदद पहुंचाने गई थी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी बाहर से शोरगुल की आवाज आने लगी। जाकर देखा तो सत्यानाश हो चुका है। रील के डब्बे जिस मोटरसाइकिल में आ रहे थे, वो रास्ते में ही खराब हो गई। तो उन्होंने एक बैलगाड़ी पे डब्बों को रखकर गांव भिजवाने का बंदोबस्त किया, मगर रास्ते में उनमें से कई डब्बे गिरकर रील्स आपस में उलझकर जमीन पे घसीट खाते हुए पड़ी है। इस हालत में फिल्म कैसे दिखाई जा सकती है? वहाँ खड़े सभी गांव वाले निराश हो गए। यांगली बेचैन हो उठा कि अब वो अपनी बेटी को कैसे देखेगा। उसने कहा, क्यों ना हम सब मिलकर इन रील्स को साफ करने की कोशिश करें? दिहांग बोला, हाँ ये हो सकता है, मगर पूरे गांव वालों को इसमें अपना योगदान देना होगा। सब राजी हो गए। सभी को साफ कपड़े, गर्म पानी, बड़ी बाल्टी, कलसी, सुखाने के लिए हाथ पंखों का इंतजाम करने को कहा गया। तभी यांगली ने अचानक दूर से देखा कि लुई रास्ते में पड़ा एक गुच्छा रील लेकर कहीं जा रही है। दौड़कर यांगली उसे रोकते हुए बोला, ये मुझे वापस करो। लुई बोली, ये तो मुझे वहाँ पड़ी मिली थी। जिस पे यांगली बोला, क्या पता इसी में मेरी बेटी की तस्वीर हो, क्योंकि सारी रीलें उलझ चुकी है। उसकी पूरी बात खत्म होने से पहले ही लुई वहाँ से भाग खड़ी हुई। अब वो आगे आगे और यांगली पीछे पीछे, मगर एक 15-16 साल के बच्चे जितना तेज वो नहीं भाग सकता। उसकी उम्र हो गई है। वो थक कर एक रेत के टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर में लुई ने उसे वो रील का टुकड़ा देते हुए कहा, इसमें तुम्हारी बेटी की तस्वीर नहीं है, क्योंकि ये सारी खाली है। यांगली ने भी देखा, वाकई वो सारी खाली है, क्योंकि वो फिल्म के शुरू की रील है। उसने फिर से एक बार पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें आखिर 12.5 इंच का रील ही क्यों चाहिए? लुई ने थोड़ा रुक कर कहा, मेरे भाई को पढ़ने का बहुत शौक है। रात को भी वो कम रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए मैंने किराए में उसके लिए एक टेबल लैंप मंगवाया, जो कि रील के डिजाइन से बनी थी। मेरे भाई को वो बहुत पसंद भी था, मगर एक दिन उसमें गलती से आग लग गई।
अब किराए पे देने वाले उसे वापस मांग रहे हैं और मुझे रोज परेशान करते हैं, इसलिए मुझे वैसा ही टेबल लैंप बनाने के लिए एक रील की जरूरत है। यांगली ने पूछा, तुम्हारे भाई के अलावा और कोई नहीं तुम्हारे साथ? तो मतलब उस वक्त ट्रक में तुमने जो कुछ कहा था वो सब सच था? लुई की आंखें नम हो गई। यांगली ने दोनों भाई बहनों का नाम पूछा और कहा, आज रात के शो के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तब तक दोबारा से कोई गड़बड़ी मत करना। और वहां से चला गया। वहां सिनेमा घर में लोग धूल मिट्टी में उलझ चुकी रील को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यांगली ने दिहांग के पास जाकर कहा, मुझे रील से तस्वीर बनाने का काम आता है। दिहांग बड़ा खुश होकर उसे ये काम दे दिया। थोड़ी देर बाद वापस लुई को यांगली उन्हीं लोगों की भीड़ में पाता है। इस दफा उसने उसे पकड़कर बाहर करते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम रील के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। गुस्से में लुई पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अब की बार यांगली ने उसका घर तक पीछा किया और देखा कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वाकई में उसका एक छोटा भाई है और वो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं। यांगली ने उससे कहा, अगली बार वो लोग उस टेबल लैंप के लिए दोबारा परेशान करे तो मुझे आकर बताना। यहाँ सिनेमा घर में लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही है। लोग फिल्म देखने के लिए बेताब है। यहाँ यांगली दिहांग के साथ रील को लपेटने में मदद कर रहा है कि तभी उसकी नजर यांगली के बस्ते से बाहर झांक रही उस खाली रील पर पड़ी जो उसने लुई से ली थी। दिहांग झट से बोला, अरे इसे तो मैं कब से ढूंढ रहा था, तुम तो चोर निकले, मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। यांगली डर गया और उसे ऐसा करने से मना करने लगा, मगर किसी भी तरह से जब वो नहीं माना, मजबूरन यांगली एक चाकू निकालकर उसे डराने लगा। मैं यहाँ जेल तोड़कर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि अपनी बेटी की एक झलक देख सकूं और कोई मुझसे ये मौका नहीं छीन सकता। अगली बार ये रील न जाने देश के किस कोने में कहाँ भेज दी जाएगी। ये मेरे पास आखिरी मौका है मेरी बेटी को देखने का। अगर तुमने पुलिस को इत्तला की तो मैं तुम्हें मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। दिहांग बोला, वो 22 नंबर वाली नई रील की बात कर रहे हो? और फिर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझकर वही चुपचाप बैठ गया। अब धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। रॉब में रहने वाला दिहांग दुबक गया है और बातों बातों में पूछा, तुम्हें क्यों जेल हुई थी? यांगली बोला, एक अफसर पे हाथ उठाने के जुर्म में मुझे लंबी सजा हो गई। सब राजनीति है। तब मेरी बेटी 8 साल की थी, अब 14 की हो गई है। पत्नी तलाक दे चुकी है, तब से बेटी का चेहरा नहीं देखा। दिहांग बोला, चिंता मत करो, आज रात तुम उसे जरूर देखोगे। अब यहाँ लुई को आता देख बदमाश बच्चे उसे फिर से लैम्प के लिए दोबारा परेशान करने लगे। यहाँ अंदर सारी तैयारियां हो चुकी है। अब बस रील्स एक बड़े से सफेद पर्दे में शुरू होने की वाली है कि लुई रोते हुए यांगली के पास आई। वो समझ गया कि मामला क्या है और तुरंत उसने उनके पास ले चलने को कहा। अब तक हॉल दर्शकों से खचाखच भर चुका है। वो बदमाश लड़कों की टोली भी वही है। लुई ने दूर से उनकी ओर इशारा किया। यांगली ने जाने से पहले उसे वही 22 नंबर की रील थमा दी। अब वो उन बदमाश बच्चों तक पहुंच तो गया, मगर भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो कुछ कर ना सका। उल्टा लोगों ने उसे मारकर चुप करा दिया, क्योंकि सबका ध्यान अभी पर्दे की तरफ है, जहां माओ जेडोंग सरकार द्वारा देश में हो रहे प्रगति को छोटे छोटे फिल्मों के माध्यम से जनता को दिखाया जा रहा है। लोग बड़ा मन लगाकर ये देखने में मग्न है। लेकिन इस बीच लुई उसे कहीं नजर नहीं आ रही। उसने पूरा का पूरा हॉल छान मारा। ये क्या कर दिया? उसे वो रील थमा दी। लगता है लुई उसे लेकर चंपत हो गई है। यांगली उसके घर भी उसे ढूंढने गया। उसके भाई से भी पूछा। घर का सामान, दराजे उथल पुथल करती, पर वो रील उसे वहां नहीं मिली। डर के मारे लुई का भाई रोने लग गया। आखिर में वो दिहांग के पास लौट कर आया, जो फिल्मों की रील बदल बदल कर दिखाने में व्यस्त है। यांगली बोला, तुम आज रात कहीं मत जाना, मैं कहीं से भी कैसे भी वो रील नंबर 22 लाकर दे दूंगा। मुझे वो तुम आज दिखा कर जाओगे। दिहांग ने हैरान होकर कहा, वो तो सामने पड़ी है, लुई देकर गई है। यांगली बहुत चक्का सा रह गया। उसे तो लगा था कि वो उसे चुरा कर भाग गई है। कितना गलत सोचा था उसने लुई के बारे में। अब बाहर निकलते हुए यांगली की नजर सामने रखे रील से बने एक लैंप पर गई। शायद ऐसा ही लुई को चाहिए। फिर उसे ढूंढता हुआ वो बाहर निकल गया। लुई वही सीढ़ियों पर बैठी है। उसने रील चुराने के सारे मौके गवा दिए। आज रात ये कहीं और दूर किसी गांव के लिए निकल जाएगा। उसे नहीं पता वो उन बदमाश लड़कों का सामना कैसे करेगी। अब आखिर में रील नंबर 22 शुरू हुआ। कुल 10 मिनट की इस वीडियो में यांगली की बेटी को मुश्किल से बस 1 सेकेंड के लिए दिखाया गया होगा। जब सभी लोग चले गए
यांगली ने उसे दोबारा दिखाने को कहा। फिर तीसरी बार, चौथी बार, बार बार और ना जाने कितनी बार। वो 10 मिनट तक पलके नहीं झपकाता कि कहीं 1 सेकंड में उसकी बेटी ना छूट जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। उसे भावुक देखकर एक बार तो दिहांग ने भी कह दिया कि अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, मगर यांगली नहीं माना। आज और 100 बार भी वो देख ले तो भी मन नहीं भरेगा। दिहांग बोला, ठीक है, मैं एक बंदोबस्त कर देता हूँ जिससे ये रेल बार बार बिना रुके चलती रहे रात भर। बीच हॉल में यांगली अकेला बैठा है और सामने पर्दे पर फिल्म चल रही है। अंदर कमरे में जाकर दिहांग सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। शुरुआत में वो डर गया था, इसलिए तो वो पुलिस को इत्तला कर चुका है। वो लोग बाहर उसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो निकले और पुलिस यांगली को दबोच ले। मगर अब उसे लग रहा है कि यांगली इतना भी बुरा नहीं, मगर वो और देरी नहीं कर सकता, नहीं तो वो लोग उसी पर शक करने लग जाएंगे। वो बाहर आया। पुलिस अफसर शेन ने कहा, सारे लोग तो कब का चले गए, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? दिहांग बोला, अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। वो अकेला बैठा है, मगर अंदर तब तक लुई पहुंच गई और यांगली को उसके भाई को डराने और रील चुराने के इल्जाम पे गुस्सा करने लगी। पर यांगली को इस बात की सुध-बुद्धि कहाँ, वो तो बस उसे वहां से जाने को कह रहा है। उनमें अनबन हो गई कि तभी उसे बाहर से कुछ लोगों के दौड़ कर आने की आहट सुनाई दी। उसने आओ देखा ना ताओ, बस एक सांस में दूसरे दरवाजे से बाहर भाग गया और लुई अंदर ही रह गई। हॉल में अंधेरा होने की वजह से पुलिस उसे जेल से भागा हुआ यांगली समझ बैठी और उस पर लात घूंसे बरसाने लगी। यांगली चाहता तो भाग जाता, पर वो लुई के लिए वापस आया और उसे बचाने लगा। दोनों मिलकर पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, पर ये 2 और वो 8 कहाँ टिक पाएंगे। उन्होंने दोनों को बांध दिया और बाकी की फिल्म वो सभी वही बैठकर देखने लगे। इस फिल्म में आगे सेना में भर्ती एक बेटी को सालों बाद अपने पिता से मिलने का मौका मिला। वही नीचे बैठे देख रहे लुई और यांगली भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। उनकी भी क्या किस्मत है। एक तरफ यांगली अपनी 14 साल की बेटी को देखना चाहता है और दूसरी तरफ लुई जो अनाथ है। अब सुबह निकलने से पहले जब वो सारे लोग खाने पीने में व्यस्त है, दिहांग यांगली के पास गया जिसे अभी तक बांध कर रखा गया है। उसने उससे पकड़वाने के लिए माफी मांगी और उसकी जेब में एक मुड़ा हुआ कागज भर दिया। कहा, इसे अकेले में खोलना, तुम इसे देखकर मुझे शुक्रिया कहोगे। यांगली ने भी जाने से पहले उससे कान में एक काम करने को कहा। अब वो लोग यांगली का हाथ बांधकर उसे वापस जेल ले जा रहे हैं कि तभी दूर से उसे लुई की आवाज सुनाई दी। उसके हाथ में एक रील से बना लैंप है, जैसा उसे चाहिए था उन बदमाश लड़कों को लौटाने के लिए। ये दरअसल वही लैंप है जो एक बार यांगली को दिहांग के कमरे में दिखा था और आखिर में जाते वक्त वो उसे इसी को लुई को देने की बात कहकर गया था। लुई उसे हाथ हिलाकर शुक्रिया कह रही है। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, तेरे बाएं जेब में मैंने उस दिहांग को कुछ रखते हुए देखा था। जबरदस्ती हाथ डालने पे उन्हें कागज में लिपटी एक तस्वीर का रील मिला। यांगली देखकर चौंक गया। तो ये रखा था दिहांग ने उसकी जेब में। वो चिल्लाने लगा, वो मेरी बेटी है, मुझे लौटा दो। मगर उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए उसे वहीं रेत पे फेंक दिया और जबरदस्ती यांगली को घसीटते हुए वहां से ले गए। अचानक दूर से उनमें धक्का मुक्की देखते हुए लुई उस तरफ भागी, मगर जब तक वो वहां पहुंची उसे जमीन पर एक अखबार के कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं दिखा। तस्वीर रेत में धंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि इस कागज के लिए यांगली इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। उसने जोर से वो कागज हिलाकर यांगली को दिखाने की कोशिश की, पर यांगली इतनी दूर से उसे कुछ न कह पाया। इस घटना को 2 साल गुजर गए। नई सरकार के आने से कानून प्रणाली में सुधार की वजह से यांगली की सजा कम कर दी गई, क्योंकि उसका जुर्म उतना बड़ा नहीं था। छूटते ही वो सबसे पहले लुई के गांव गया। वहां भी अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी के लिए संस्थाएं बनाए गए हैं। लुई अब पहले जैसी नहीं रहती। 2 चोटी बनाए लाल कपड़ों में तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। थोड़ी बड़ी हो गई है, शायद उसकी बेटी भी वैसी ही लगती होगी। फिर लुई को उस दिन की बात याद आई और वो उसे वही अखबार का टुकड़ा थमाती है। एक बार के लिए तो यांगली को लगा कि कहीं उसमें उसकी बेटी की वही तस्वीर तो नहीं है, मगर वो खाली है। फिर लुई उसे उसी जगह पर ले गई जहाँ 2 साल पहले वो तस्वीर खोई थी। उन्होंने यहाँ वहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, पर अब वो वहाँ कहाँ मिलेगा। इसके बावजूद
दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। शायद ये मुस्कान बता रही है कि उनकी तलाश खत्म हो चुकी है। उनके खाली एहसास को भरने के लिए अब कोई उनकी जिंदगियों में आ चुका है। बस नजर उठाकर देखने की जरूरत है। कई दफा ऐसा होता है कि जिसे हम ढूंढने में मग्न होते हैं वो हमारे पास ही होता है, बस हम उसे उस नजर से देख नहीं पाते। तो दोस्तों, आप भी नजर उठाने में देर मत कीजिएगा। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ।